हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अशिक्षित नारी दृढ़ता से अपना परिवार नहीं संभाल सकती या हालात का सामना नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। कभी कभी अशिक्षित नारियाँ भी बखूबी अपने दायित्व को निभा लेती हैं। यही इस कथानक का संदर्भ है। कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है खूबसूरत सास। सुजुकिया खेत के मेड़ पर बैठी अपनी पोटली खोलकर बैठी थी। आज बस 4 टिक्कड़ बमुश्किल सेक पाई थी और खेत पर आ गई थी। सब्जी भरता कुछ भी नहीं बना पाई थी। सवेरे से कितना काम रहता है घर में। झाड़ू लगाना, पूजा घर पोंछना, नहाना, भगवान का दीपक जलाना, फिर 4 टिक्कड़ सेकना। मौका मिला तो आलू का भरता या साग बना लिया, नहीं मिला तो प्याज व नमक के साथ टिक्कड़ खा लेती है। ट्यूबवेल लगा है खेत में, पानी वहीं जाकर पी लेती है। क्या करे, वो आकर साथ में न लगे तो मजदूर ढंग से काम नहीं करता। हबड़ तबड़ में काम निपटा कर आना पड़ता है। जो बन गया वो खा लिया। सोचते हुए उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा था। कौर मुंह में डाला ही था कि डाकिया निरंजन ने आवाज़ दी थी, सुजुकी भौजी, नवल बिटुआ की चिट्ठी आई है, पढ़ के सुना दे का अबही कि शाम का घर आई के सुना देवे। अब ही सुना दो भैया, नहीं तो शाम तक चिंता लाग रही। वैसे सब राजी खुशी तो है ना, देख के पहले इतना बता दो। 2 मिनट तक निरंजन ने लिफाफा को देखा था। मिलिट्री की सील लगी थी। निरंजन ने लिफाफा को फाड़ कर चिट्ठी निकाली थी। फिर सरसरी निगाह से देखकर कहा था, सब राजी खुशी है, अब पढ़ के सुनाई देत है। प्यारी प्यारी अम्मा, चरण छुएत है। अम्मा, टाइम बहुत कम मिलत है, यही के मारे जल्दी जल्दी चिट्ठी नहीं लिख पाई था, मगर तुम्हारा ध्यान बराबर बना रहा था। यह वाली सरसों के फसल कैसे भय बेचे भर कर निकली कि नहीं, तुम चिंता न करो, मनी ऑर्डर हम टाइम पर पठवत रहा। अगली बार मनी ऑर्डर करब तो बरामदा सुधरवा लेने हो। बरसात में तकलीफ होत हुई। लखन चाचा से कही देने हो तो मजूर ढूंढ दे हैं। हम चुस्त दुरुस्त हैं, चिंता न करो, छुट्टी मिली तब आइबे। पाँव छुए थे अम्मा, तुम्हार नवल। निरंजन डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुजुकी को सुना दी थी। सुजुकी ने चिट्ठी लेकर अपने सीने से लगा ली थी। कितना प्यार करता है नवल उसका। उसने बस बेटे का प्यार ही तो जाना है। पति के प्यार की तो बस झलक उसने जानी थी और ये नवल पेट में आ गया था। खाने की पोटली सुजुकी ने संभाल कर वापस बांध दी थी। बेटी की चिट्ठी ने जैसे पेट भर दिया था। सुजुकी पेड़ की छांव में वहीं लेट गई थी। रजुआ मजूर सरसों के बीच की घास फूस निकाल रहा था। अब वो भी खाना खाएगा। हवा बड़ी नशीली सी लग रही थी। उसे याद आ रहा था कितने बरस हो गए जब उसकी शादी हुई थी देवल से। भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई थी। देवल जितना सुंदर था वो उतनी ही बदसूरत। ससुर ने अच्छे घर की बिटिया मानकर शादी कर ली थी, लेकिन देवल ने उसे पहली रात को ही अस्वीकार कर दिया था।
उसके कमरे तक में वो नहीं आता था। मास्टर जो था, सुजुकी आंसू बहाती रहती थी और सास उसे समझाती रहती थी। ससुर का अच्छा नाम था, गांव के चौधरी थे, खेत बाग महल जैसा घर सब कुछ भगवान दिए थे। बगल में चचेरे ससुर का घर था। दोनों की पट्टेदारी चलती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना तो था, तिथि त्योहार मिलते जुलते भी थे, मगर दोनों परिवारों के मन में खटास के बीज अंकुरित हो चुके थे। सुजुकी चचेरी जिठानियों के सामने हमेशा दबी दबी सी रहती थी। उसकी सास वैसे तो बड़ी गहन गंभीर थी, पर पता नहीं क्यों सुजुकी को लगता था कि उनको देवल के उसके पास न आने की बात पता है। जिठानियाँ वैसे भी सुजुकी को अपनी रूप गाथा सुनाया करती थी कि उसके चचेरे जेठ तो उनके बिना एक रात भी नहीं रह सकते। सुजुकी के सीने में कोई चिकोटी सी काटने लगता था और उस रात उसका तकिया आंसुओं से गीला हो जाता था। वो अकेले में भगवान से पूछती भी थी कि उन्होंने पूरी की पूरी बदसूरती उसके हिस्से में ही क्यों लिख दी थी, और अगर लिखी भी थी तो देवल जैसा खूबसूरत पति क्यों दिया था। उसके पति की क्या गलती थी। सास ने यह बात हालांकि ससुर के कान में डाल दी थी, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। एक शाम पानी बरस रहा था, छींटे बरामदे तक आ रहे थे, तो सुजुकी की सास ने देवल की चारपाई सुजुकी की कोठरी में रख दी थी। रात को देवल ने पूछा था कि मेरी खटिया कहाँ है, तो सासू ने सुजुकी की कोठरी की तरफ इशारा कर दिया था। वो खटिया लेने कोठरी में घुसा था तो सास ने बाहर से जंजीर चढ़ा दी थी और पूरी रात नहीं खोली थी। सुजुकी ने देवल से पूछा था कि अनपढ़ व बदसूरत होने में उसकी क्या गलती है। उस रात नवल पेट में आ गया था। देवल के मन में अम्मा के प्रति भी खराश भर गई थी और उस खराश को वो जब तब सुजुकी पर किसी न किसी बहाने हाथ उठाकर निकाला करता था। ये दाल बनाया है अपनी शकल की तरह, तुम ही खाओ। देवल पाटा से उठकर चला जाता था और सुजुकी अपने आंसू पोंछ पोंछ कर आंखें लाल कर लेती थी। सास समझाती रहती थी कि हमेशा एक से दिन नहीं रहते। दिन तो एक से नहीं रहे, मगर दिल बदले केवल नवल के। नवल अपने बाप की छाया था। सलोने से नवल को आंगन में खटिया पर लेटकर पांव चलाते देखकर देवल कभी कभी रुक जाता था। चलते चलते कभी कभी उसके हाथ में अपनी उंगली पकड़ा देता था और कभी उसे हंसाने की कोशिश करता था और फिर खुद भी हंसने लग जाता था। सासू माँ दूर से देखकर मुस्कुराती थी। वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उस मासूम सी सुजुकिया पर भी दया करो। इसी बच्चे के बहाने से ही सही दिन बीतते गए थे और सुजुकी का साथ उसके पिता समान ससुर ने भी छोड़ दिया था। वे देवलोक चले गए थे।
अम्मा ने अपने आप को नवल के साथ व्यस्त कर लिया था। सुजुकी एकदम अकेली हो गई थी। खाली समय में वो बस छत निहारा करती थी। अम्मा के आसपास वो मंडराया करती थी कि अम्मा कभी कुछ बात उससे भी कर ले। वो अम्मा के पांव दबाती रहती थी, सिर में तेल डालकर चोटी बना देती थी, अम्मा के कपड़े धोकर सुखाकर अर्गनी में डाल देती थी। सुबह नहाते समय कपड़े नहान घर में टांग देती थी। पूरे गांव में अकेले उसके घर में ही नहान घर था और पाखाना बना था, बाकी कहीं नहीं था। इतनी सेवा टहल के बाद भी अम्मा ससुर के बिना बहुत दिन तक नहीं रह पाई थी। जाने वाले दिन सुजुकी को बुलाकर कहा था, सुजुकिया दुल्हन, तुम्हार तकलीफ हम जानित है। एक औरत के खातिर यह सबसे बड़ी कौनो तकलीफ नहीं होत है। एक औरत के खातिर यही से बड़ी कौनो तकलीफ नहीं होत है कि आदमी वैसे मुंह फिरा ले। यही में गलती हमहू पंचन के रही, अब हमका माफ़ी दे दो, कहकर उन्होंने सुजुकी की तरफ हाथ जोड़ दिए थे। सुजुकी ने उनके पांव पकड़ लिए थे और कहा था, तुम हमारी महतारी आई हो, ये तना ना कहो। ये कहकर सुजुकी रोती चली गई थी। यहाँ तक कि उसको पता तक नहीं चला था कि अम्मा उसे कब छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। सुजुकी बिल्कुल तन्हा हो गई थी। बस अपना वक्त नवल की देखभाल और घर के कामों में लगाती थी। देवल रसोई में आकर पट्टे पर बैठ जाता था। वो खाना परोस देती थी। देवल पेट भर जाने पर रोटी न लेने के लिए हाथ से इशारा करता था। वैसे तो देवल भी बहुत अकेला हो गया था, मगर सुजुकी को हमराज बनाने को वो तैयार नहीं था। इस बीच नवल भी 5 साल का हो गया था। देवल ने उसे अपने साथ अपने स्कूल ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसका नाम लिखवा दिया था। नवल को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वो माँ के साथ रहना चाहता था, पर देवल को वो डरता भी बहुत था। परीक्षा हुई थी और नवल फेल हो गया था। देवल ने उसकी पिटाई के साथ साथ उसकी माँ सुजुकिया को भी खूब सुनाया था। पढ़ी लिखी महतारी होत तो पढ़ाई की कदर समझत, और तुमहू समझते हो, वो तो करिया अक्षर भैंस बराबर है, तो लड़का कहाँ से कमिश्नर बनी। मगर देवल ने नवल के साथ मेहनत करना नहीं छोड़ा था। सुबह शाम दोनों समय उसे कड़ाई के साथ पढ़ाता था। वो घर पर नवल के साथ पिता कम और मास्टर ज़्यादा बना रहता था। सुजुकी वैसे भी देवल को डरती थी, फिर बच्चे के भविष्य की चिंता करके भी वो चुप चुप रहते थे। नवल ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो कक्षा में फर्स्ट आने लगा था। 8वीं पास करने के बाद देवल ने नवल को मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवा दिया था। स्कूल के बाद उसे मिलिट्री परीक्षा में बिठाया था और वो मिलिट्री का सिपाही बन गया था। बाद में वो मिलिट्री का छोटा अफसर बन गया था। उस दिन सुजुकिया ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। कम से कम उस जैसी अनपढ़ माँ का बेटा तो पढ़ा लिखा अफसर बन गया था। देवल भी बड़ा खुश था।
उस दिन सुजुकी से बोला था, खीर बना ले, नवलवा का बहुत नीक लागत है। सबने साथ बैठकर खीर वो खाना खाया था। सुजुकी को लगा था कि घर में स्वर्ग उतर आया है। उसने ईश्वर से हाथ जोड़कर कहा था कि हमेशा घर में ऐसे ही खुशियां बरसती रहें। मगर ईश्वर ने उसकी विनती कहाँ सुनी थी। कोरोना ने देवल को अपनी चपेट में ले लिया था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। नवल छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। अपने पिता को लेकर शहर भी गया था इलाज कराने, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया था। मन से तो देवल ने उसे पहले ही दूर कर रखा था, बाद में शरीर से भी दूर हो गया था। सुजुकी एक मूर्ति बन गई थी। नवल ने उसे संभाला था। अम्मा, हम हैं ना, अब तो हम बड़े हो गए हैं, तुम तनिको चिंता न करो, हम घर और नौकरी दोनों संभाल लेंगे। वही किया गया था। नवल छुट्टी बिताकर उसे छोड़कर नौकरी पर चला गया था। खेत के काम के लिए रजवा मंजूर को रख लिया गया था। वो खेत का काम मंजूर की तरह ही करती थी और घर की पुरखिन की तरह। सब दिन बीतते जा रहे थे, पर अब सुजुकी को नवल की चिंता होने लगी थी। उसके बाद नवल अकेला हो जाएगा, तब क्या करेगा। उसने सोच लिया था कि अगली बार वो नवल के छुट्टियों में आने पर शादी की बात ज़रूर करेगी। सुजुकी ने पास के गांव में एक मास्टर की लड़की को देख भी लिया था। लड़की खूब सुंदर, वो पढ़ी लिखी थी। अब की बार नवल जब छुट्टी लेकर आएगा तब वो लड़की दिखा देगी। वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जो उसके बड़े बूढ़ों ने की थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने जल्द ही ये फैसला लेने का निर्णय लिया था। रात को उसने चचेरे देवर से चिट्ठी नवल को लिखवाई थी। छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाओ, लड़की वाले इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी। शादी जल्दी करनी है, कम से कम खूबसूरत बहू की सास तो अपनी ज़िंदगी में बन जाए। नवल को चिट्ठी मिली थी तो वो मुस्कुरा दिया था कि अम्मा कितनी भोली हैं, वो सचमुच बड़ी खूबसूरत सास बनेगी। नमस्कार।